अच्छा जी, कल हमने कुछ सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसकी बेसिक्स के बारे में कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है। और जो ना वो किस तरह से हम उसको देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आज उसी से मिलती जुलती टर्म आगे हम पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखने में तो सॉल्युबिलिटी जैसी लग रही है, लेकिन ये उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे जाने से पहले हम एक छोटा सा एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो ना वो आयनिक कंपाउंड्स की स्पेशली जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स हमने कल भी बात की थी कि सारे के सारे जो ना वो उनकी सॉल्युबिलिटी एक जैसी नहीं होती, कुछ ज्यादा डिजोल्व हो जाते हैं, कुछ कम होते हैं। वो हमने कहा था कि भाई उनका इस चीज का इन्हिसार होता है उनकी एक तो लैटिस एनर्जी पे होता है, दूसरा उनकी हाइड्रेशन एनर्जी पे होता है, ठीक है। तो हाँ, हम हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो सबकी सॉल्युबिलिटी एक जैसी नहीं होती। कुछ ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, कुछ कम सॉल्युबल होते हैं। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम जो ना वो ज्यादा डिजोल्व कर लेते हैं पानी के अंदर, और कुछ जो होते हैं वो कम डिजोल्व होते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो, अगर आपके पास, हमने जैसे सॉल्युबिलिटी की कल बात की थी, अगर आपके पास फर्ज करें 100 ग्राम पानी हो, ठीक है, 100 ग्राम पानी हो, ठीक है, तो उसमें आप NaCl को डिजोल्व करेंगे तो ये तकरीबन 100 ग्राम पानी में 37.5 ग्राम हल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वही आप इसमें AgCl ऐड करेंगे तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ना, वो हो सकता है 1 ग्राम भी ना हो, इससे भी कम हो, ठीक है ना। या दूसरे लफ्जों में अगर आप जो ना वो देखते हैं तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंतहाई कम होती है, 0 ग्राम में होगी या मिलीग्राम्स में होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों की सॉल्युबिलिटी एक जैसी नहीं है। तो इस हवाले से हम एक टर्म यूज करते हैं कि ये ज्यादा सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, या उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। कम्प्लीटली ना भी हो तो उनकी मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। और जो स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं ना, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये पूरे के पूरे डिसोसिएट नहीं होते, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये सॉलिड फॉर्म, मसलन पानी के अंदर अगर आप सिल्वर क्लोराइड ऐड करते हैं ना, ये आपके पास पानी है और इसमें आपने ऐड किया एक टुकड़ा, ठीक है। एक टुकड़ा किसका ऐड किया? AgCl का। थोड़ा छोटा कर लें, बड़ा हो गया एनी हाउ। तो ये आपने सिल्वर क्लोराइड का एक टुकड़ा ऐड कर दिया ना इसमें AgCl में, AgCl का, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके सारे के सारा डिजोल्व होता है, कुछ जो ना वो डिजोल्व हो जाएगा पानी के अंदर, बाकी जो ना वो वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। तो इसको और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने का मतलब ये होता है कि मजीद उसमें हल नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में भी मौजूद है और कुछ हल भी हो गया है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, उसकी ज्यादा। अगर आप इतना ही NaCl ऐड करेंगे ना, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये नई टर्म आई है NaCl। तो सोडियम क्लोराइड अगर आप ऐड करेंगे तो वो, अगर आप वो भी इतना ही ऐड करते हैं जितना ये था, तो वो ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा, वो ज्यादा हल हो जाएगा एज कम्पेयर टू सिल्वर क्लोराइड। तो बहरहाल, तो कुछ आयनिक कंपाउंड होते हैं जो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। अब ज्यादा कितनी होती है ये हम उसके लिए कोई मखसूस नहीं कर सकते कि इतने से ज्यादा। आमतौर पे हम कहते हैं कि जिसकी जो ना वो सॉल्युबिलिटी जो होता है वो 1 जो ना वो ग्राम पर मोल से ज्यादा हो, ठीक है ना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब वाली अगर हम ले तो उसको हम कहते हैं ये ज्यादा सॉल्युबल है। जो इससे कम होगी उसको हम स्पैरिंगली सॉल्युबल। स्पैरिंगली का मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है ना, थोड़े से डिजोल्व होते हैं, इसकी बहुत थोड़ी अमाउंट डिजोल्व होती है। तो बहरहाल ये दो तरह के हमारे पास कंपाउंड होते हैं, एक ज्यादा हल होते हैं, एक कम हल होते हैं। कम से मुराद बहुत कम हल होते हैं, इनकी बहुत थोड़ी मिकदार हल होती है, ठीक है, ना होने के बराबर आप कह सकते हैं इसको, बड़ी मामूली सी मिकदार। अगर आप इसको पानी में ऐड करते हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये सारे का सारा नीचे बैठ गया, इसका कुछ भी हिस्सा हल नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली उसकी थोड़ी सी अमाउंट हल हुई होती है जो हमें नजर नहीं आती। एनी हाउ, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को की तरफ आते हैं। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है कि इसकी डेफिनेशन से पहले जो ना वो हम बाद में आते हैं, पहले हम इसको देखते हैं कि जब आप एक स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट को पानी के अंदर हल करते हैं तो क्या होता है। मिसाल के तौर पर आपने पानी के अंदर AgCl को ऐड किया है ना, तो ये AgCl क्या होगा, ये सारे का सारा डिजोल्व नहीं होगा, बल्कि ये कुछ सॉलिड फॉर्म में मौजूद रहेगा और कुछ जो होता है ये आयनिक फॉर्म में Ag और Cl की फॉर्म में मौजूद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको डबल एरो से शो किया है, ठीक है। डबल एरो का मतलब होता है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल होने का मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। कभी भी कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि उसमें सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो AgCl है वो इस शक्ल में भी मौजूद है, सॉलिड की फॉर्म में। ये एस से मुराद सॉलिड है, A से मुराद एक्वस है और इससे मुराद भी एक्वस है। ये हमने वैसे इसको लिखा हुआ ये एक्वस में है, लेकिन बेसिकली हमारा कंसर्न इन दोनों के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है और कुछ आयनिक फॉर्म में भी होता है पानी के अंदर।
ठीक है, और इनके दरमियान इक्विलिब्रियम का साइन है, मतलब ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं और कंप्लीटली जो ना वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, इसको अगर हम देखना चाहें तस्वीर में, एक डायग्राम है, मिसाल के तौर पर आपने सिल्वर क्लोराइड ऐड किया, ये पहली जो तस्वीर पहली आपके पास तस्वीर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आयनिक कंपाउंड में ना, आपको पता है आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स होते हैं। ये नेगेटिव आयन है, फर्ज करें ये पॉजिटिव आयन है, आपको पता है पॉजिटिव आयन का साइज बड़ा छोटा होता है, नेगेटिव का बड़ा होता है। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा ये नेगेटिव पॉजिटिव जब आप पानी में हल करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, शुरू शुरू में जो आयनाइज होने वाले हैं ना, उनकी तादाद ज्यादा है। ये भी आयनाइज होने जा रहा है, ये भी जा रहा है पानी में जा रहा है, ये भी पानी में जा रहा है। जहां पे कुछ पानी में जा रहे हैं ना, डिजोल्व हो रहे हैं, वहीं पे कुछ वापस भी आ रहे हैं, लेकिन शुरू शुरू में वापस आने वालों की रफ्तार कम है, तादाद कम है। लेकिन जी सोनिया सर नेगेटिव का साइन बड़ा और पॉजिटिव का छोटा क्यों? नेगेटिव आयन बड़ा होता है ना, एनाइन का साइज बड़ा होता है कैटायन से, क्योंकि एनाइन में जो ना वो जी ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ आगे वो आप उसमें आयंस भी हमने पढ़ा था, सही है। तो अच्छा अब होता क्या कि शुरू में कुछ जो होते हैं वो पानी में जा रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं सॉलिड में, मतलब जो इधर आएगा ना वो इसके साथ दोबारा जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वापस आने वालों की रफ्तार शुरू में कम होगी, जाने वालों की ज्यादा होगी। एक पॉइंट वो आएगा कि जब जाने वालों की और वापस आने वालों की मिकदार क्या होगी, बराबर हो जाएगी, रफ्तार इक्वल हो जाएगी। मतलब अगर एक वक्त पे 100 मालिक्यूल डिजोल्व हो रहे हैं तो 100 ही वापस इस सॉलिड फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पोजीशन पे हम कहते हैं ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ गई है, अब मजीद हल नहीं हो रहा। ठीक है ना, फर्ज करें आपने यहाँ पे शुरू में 1000 मालिक्यूल लिए थे, 1000। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या सूरत हाल थी, यहाँ पे तकरीबन जो है ना वो 900 थे सॉलिड फॉर्म में और 100 ऊपर गया था अभी। ठीक है, तो लेकिन अभी भी ऊपर जाने वालों की रफ्तार ज्यादा थी, इधर आने वालों की कम थी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये पोजीशन आई कि यहाँ पे रह गए हैं 800। ठीक है, और एक वक्त में 50 जो है वो पानी में जा रहे हैं डिजॉल्व और 50 ही वापस आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि ना पानी में उनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी ना सॉलिड में, इधर 800 ही रहेगी और इधर 200 ही रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अब मजीद ये हल नहीं हो रहा, इसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया है और इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये है कि जब जो डिजॉल्व फॉर्म है वो सॉलिड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में हो, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, जब वो मजीद हल हो ना हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आई है बात कि भाई ये जब हम एक स्पैरिंगली सॉल्युबल को हल करते हैं तो वो एक हद तक हल होता है, थोड़ा सा डिजॉल्व हुआ है, 1000 में से 200 डिजॉल्व हुआ है, बाकी 800 के 800 वैसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने का मतलब रेट बराबर हो गया, जितने उधर जा रहे हैं पानी में उतने ही पानी से वापस सॉलिड में आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको माइंड में रख के हम वापस आते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। ठीक है, तो हमने कहा कि इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, ये AgCl और सॉलिड के दरमियान और इसके आयंस के दरमियान क्या हो गया, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, तो इस इक्विलिब्रियम के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं Kc। ठीक है, तो Kc बराबर होता है, ऊपर हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और नीचे हम लिखते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहाँ पे ये हमारी रिएक्टेंट थी, ठीक है, ये हमारी क्या थी, प्रोडक्ट थी। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा अब हमने कहा है कि ये जो AgCl है ना, ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है। स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब ये होता है कि जो बहुत थोड़ा हल होता है, ना होने के बराबर हल होता है। मतलब अगर 1 लाख मालिक्यूल थे, ठीक है, और उस 1 लाख मालिक्यूल में से अगर 10 हल हो गए हैं तो उस 1 लाख को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, इतना खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो फर्क पड़ता है वो मामूली सा है। मतलब देखे ना, फरा जो है वो फीस जमा करवाने आई थी कल कॉलेज। ठीक है, तो 1 लाख रुपया अगर ये लेके आई और उसमें से 10 रुपए की अगर इसने चिप्स खा ली रास्ते में से, तो 10 रुपए कम भी होंगे तो कॉलेज वाले कहेंगे चले कोई बात नहीं, जो ना वो हम क्या से कहते हैं 90,000 नहीं 99,000 जो ना वो 990 रुपये हम ले लेते हैं, फीस 10 रुपए हम जो ना वो छोड़ देते हैं, तो 10 रुपए की जो ना वो कोई बात नहीं होती। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये इसकी जो कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ा है ना, वो ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया, ऑलमोस्ट वही है जो पहले थी। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो हम इसको भी इधर इस कांस्टेंट के साथ ले जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, जब उसको भी उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से जो ना वो आ जाती है कि AgCl की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय Kc इज इक्वल टू Ag की कंसंट्रेशन प्लस क्लोराइड की कंसंट्रेशन, या
इन दोनों को मिला के हम एक नया कांस्टेंट बना देते हैं KSP, ठीक है। और KSP किसके बराबर है? आयनिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन ओरिजिनल जितनी आपने सॉलिड में ऐड की थी शुरू में, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, या हम इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP क्या होता है? ये कैटाइन और एनाइन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, मतलब हासिल ज़रब होता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसको डिफाइन करने की तरफ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, जो हासिल ज़रब जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन्वॉल्व इन इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम में आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। कब? जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म, जब हम किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उस वक्त जो आयन डिसॉल्व होकर गए होते हैं उनकी कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और हर कंसंट्रेशन टर्म को हम जो है ना वो उसकी पावर भी बना देते हैं जितना कोफिशिएंट होता है इक्वेशन में। मतलब इक्वेशन में कोफिशिएंट से मुराद ये होता है कि अगर इस साइड पे कोई चीज लिखी हो, इधर 2 लिखा हो, इधर 2 लिखा हो, तो ये 2 जो है ना उसकी पावर बन जाता है, ठीक है। वो हम आगे एग्जांपल देखते हैं उसमें हम देखते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, हासिल ज़रब जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं जी? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। KSP से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किस रिएक्शन के लिए? और उस इक्विलिब्रियम के लिए जो कि सॉलिड आयनिक कंपाउंड में और उसके आयंस में होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है। ये कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन इसमें हमने सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है बल्कि इसको आयन की ओरिजिनल कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी और के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना चाहें, मिसाल के तौर पर CaF2 है, ठीक है, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो एक कैटाइन बनेगा, 2 एनाइन बनेंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट आ गया, ये जो लेफ्ट साइड पे जो भी चीज होगी ना ये कोफिशिएंट है, ये जो लेफ्ट साइड वाली चीज है ये पावर बन जाएगी, ठीक है। मतलब किसी भी इक्वेशन में कोई भी आप अगर इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं तो वो जो लेफ्ट साइड पे जो भी चीज होगी वो क्या बन जाएगी? कोफिशिएंट बन जाएगी। मिसाल के तौर पर ये है आपका CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जब डिसॉल्व होगा तो ये बनाएगा Ca+2, ठीक है, इंटू 2OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या है? कोफिशिएंट। जब आप इसका KSP का रिलेशन लिखेंगे, KSP बराबर होगा किसकी कंसंट्रेशन? Ca की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना ये मोलर कंसंट्रेशन होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, मल्टीप्लाई बाय OH की कंसंट्रेशन, और OH की कंसंट्रेशन की हम पावर लिखेंगे 2। ये 2 कहाँ से आया? उसका कोफिशिएंट था। जो कोफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता है। ये हमने बचपन से एक बात मैट्रिक से पढ़ी हुई है, तो ये कोई मतलब इतनी कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये होता है जी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसकी समझ आई है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर यहाँ से एक दफा ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताया ये दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे आप? कहाँ से? प्रोडक्ट जी सर। अच्छा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं KSP से, और ये बराबर होता है कैटाइन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय एनाइन की कंसंट्रेशन, ठीक है। एक किसी भी आयनिक कंपाउंड को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं ना तो वो कैटाइन और एनाइन में जो ना वो डिसोसिएट हो जाता है। कोई भी आयनिक होगा ना, कंपाउंड होगा, वो जब आप उसको फर्ज करें आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो उसको जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक कैटाइन, ठीक है, और दूसरा होता है एनाइन, सही है। जब किसी भी कंपाउंड के लिए कैटाइन और एनाइन की कंसंट्रेशन का आप हासिल ज़रब ले लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उस प्रोडक्ट को हम कह देते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जी सर। मसलन आपके पास सिल्वर क्लोराइड है ना, तो सिल्वर क्लोराइड जब डिसोसिएट होगा तो सिल्वर आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाएगा। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, उसको हम क्या कह देते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कह देते हैं, ठीक है। और इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन लिखते वक्त जो हम केमिकल इक्वेशन जो होती है हमारे पास, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसमें जो कोफिशिएंट होते हैं वो पावर्स बन जाते हैं। बाकी मतलब सिर्फ हम राइट साइड वाले लिखते हैं ना इसमें,
राइट साइड वाले लिखते हैं और इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या बन जाते हैं, पावर बन जाते हैं, दैट्स इट। के बाद आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखिए ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यहाँ पे मैंने बात किया कि ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो जब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जाहिर है फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी क्या करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। देखिए सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है। अगर आप कहते हैं, फर्ज करें आप कहते हैं कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ठीक है, आप कहते हैं जी कि AgCl की KSP की वैल्यू कोई भी आप इसकी फर्ज करें इसकी वैल्यू लिख देते हैं कि इसकी जो सिल्वर क्लोराइड है इसकी KSP की वैल्यू है फर्ज करें 1.6 10⁻12 -10, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये जब आप लिखेंगे तो आपको इसके साथ टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा कि ये किस टेम्परेचर पे है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर मेंशन नहीं करते तो ये वैल्यू किसी काम की नहीं है, क्योंकि एक दूसरा बंदा आके कहेगा कि भाई नहीं आप गलत बता रहे हो, इसकी जो KSP की वैल्यू है वो 1 पॉइंट जो ना वो 4 होती है 10⁻⁸ होती है फर्ज करें। तो अब कौन सा सही है, वो डिपेंड करेगा कि जब वो दोनों अपना अपना टेम्परेचर बताएंगे। जब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो हो सकता है दोनों सही हो, लेकिन अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो फिर किसी एक की वैल्यू सही है दूसरे की सही नहीं है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है ये टेम्परेचर पे क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये इसका एक ही फैक्टर है। अच्छा इसके अलावा एक और छोटी सी बात थी, मुझे मैंने ऐड तो नहीं की, लेकिन बहरहाल अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो KSP है इसके यूनिट्स कैसे आएंगे, यूनिट्स, ठीक है। तो इसके यूनिट जो है ना वो डिपेंड करेंगे इनके यूनिट्स पे। ये जो भी चीज आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ना तो उसके यूनिट क्या होते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। जो भी चीज आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं उसके यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं, सही है ना। उसके यूनिट मोल पर डेसीमीटर, अब जितनी स्क्वायर ब्रैकेट में चीजें हैं उनको आप यूनिट लिख लें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, मोल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और डेसीमीटर क्यूब की पावर आ जाएगी -6। तो ये आपके इसके यूनिट आ गए। यहाँ पे आपके पास क्या यूनिट बनेंगे, यहाँ पे आपके पास यूनिट बनेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे इसकी पावर भी है 2 है, ठीक है। मतलब ये मोल स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब 6 है, मतलब मोल डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल डेसीमीटर क्यूब 6, यहाँ पे स्केयर है, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। मोल का क्यूब आ जाएगा और डेसीमीटर क्यूब का 9 आ जाएगी पावर। तो बहरहाल इसके जो यूनिट्स होते हैं ना KSP के, आमतौर पे हम इसके यूनिट लिखते नहीं है। तो फर्ज करें अगर आपसे को पूछे थे इसके यूनिट क्या होते हैं तो वो हर रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि उसकी किस तरह की प्रोडक्ट बन रही है, कितने आयंस के टाइम आयन बन रहे हैं, उस लिहाज से उसके यूनिट होंगे। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशंस में सबसे पहली एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कल हमने डिफाइन किया था कि सॉल्युबिलिटी को हम डिफरेंट तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। या मैंने कहा था कि एक इसकी ये भी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी उसकी एक डेफिनेशन हो सकती है। तो यहाँ पे हम जो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन यूज करेंगे ना वो मोलैरिटी वाली यूज करेंगे कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, विच डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन टू गिव सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। एक मिनट में सर जी। तो खैर तो ये हम यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन ले रहे हैं वो मोलैरिटी वाली है कि सॉल्युबिलिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन टू गिव सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा अगर हमें सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पता हो तो हम KSP की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर KSP की वैल्यू पता हो तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर दोनों में से किसी एक का पता हो। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं। हमारे पास ना डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। देखिए जब इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं ना तो इलेक्ट्रोलाइट आमतौर पे हम कहते हैं किसको, आयनिक कंपाउंड्स को, ठीक है, या दूसरे लफ्जों में आयनिक कंपाउंड्स के अलावा
ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं इनटू आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, डिसोसिएट इनटू आयंस। आयन से मुराद कैटायन और एनायन, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर देखिए ना, आयनिक कंपाउंड की टर्म बड़ी स्पेसिफिक है। फर्ज करें आपके पास HCl है ना, HCl अब आयनिक कंपाउंड नहीं है लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि ये जब पानी में जाएगा तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है, ठीक है। इसी तरह फर्ज करें आपके पास NaOH है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, क्योंकि ये तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में डिसोसिएट होता है, ये कोवलेंट कंपाउंड है बेसिकली, सही है ना। तो इस वजह से ज्यादा जो मुनासिब टर्म है वो इलेक्ट्रोलाइट की टर्म है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो डिसोसिएट होती है किसमें? आयंस में। आयन से मुराद कैटायन और एनायन में, उसको हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, ये मुख्तलिफ रेशियो के होते हैं। 1:1 रेशियो से मुराद क्या है? जिसके अंदर एक कैटायन और एक ही एनायन हो। डिसोसिएट होने के बाद जो एक कैटायन और एनायन की रेशियो दे 1:1। मिसाल के तौर पर HCl है ना, ठीक है, ये जब डिसोसिएट होगा तो एक कैटायन देगा और एक ही क्या देगा? एनायन देगा। लेकिन अगर आपके पास H2SO4 है ना, H2SO4, ठीक है, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो ये 2 कैटायन देगा, 2H पॉजिटिव देगा और एक एनायन देगा, ठीक है। तो ये रेशियो बन जाएगी 2:1 की, सही है ना। तो ये हमारे पास देखिए, जब डिसोसिएशन के बाद कैटायन और एनायन की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन ओवरऑल चार्ज सेम होता है। चार्ज सेम होता है लेकिन तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। मिसाल के तौर पर ना, इसमें देखें H2SO4 में एक H पे पॉजिटिव 1 चार्ज है, तो 2 पे कितना हो गया? 2 पॉजिटिव, और एक SO4 पे कितना है? 2 नेगेटिव। चार्जेस सेम है लेकिन आयंस की तादाद मुख्तलिफ है। इसमें 2 कैटायन और एक एनायन है, ठीक है, तो जिसकी वजह से तादाद आयंस की तादाद मुख्तलिफ है लेकिन चार्जेस क्या हैं? सेम है। तो बहरहाल, तो हम इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं कि फर्ज करें हमारे पास 1:1 वाला इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा जिसका जो जब डिसोसिएट होगा तो एक कैटायन और एक ही एनायन बनाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर AgCl है, BaSO4, बेरियम सल्फेट है, सिल्वर ब्रोमाइड है, लेड सल्फेट है, वगैरह वगैरह। ये जब डिसोसिएट होंगे तो एक कैटायन बनेगा और एक ही क्या बनेगा? एनायन बनेगा। अगर हम फर्ज करते हैं कि S जो है ना वो इनकी सॉल्युबिलिटी है, S मोल पर डेसीमीटर क्यूब में जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम रिलेशन लिखते हैं, ये इस तरह से डिसोसिएट होता है, KSP होगा कैटायन इनटू एनायन। अब हमने ये जो मैंने आपको पहले बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो हम लिखते हैं ये कंसंट्रेशन लिखते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह हमने क्या है कि हमने मोल पर डेसीमीटर क्यूब को किससे जाहिर करना है? S से। तो दोनों की जगह पे हमने S लिखा, तो KSP बराबर आ गया S का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने KSP फाइंड आउट करनी है तो हमें सॉल्युबिलिटी पता होनी चाहिए। जो सॉल्युबिलिटी होगी, फर्ज करें आपको बताया जाता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी 2 है, ठीक है, तो KSP किसके बराबर होगी? 2 का स्क्वायर इनटू 4, ठीक है। जो भी आपको सॉल्युबिलिटी बताई जाएगी आप उसका स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? KSP आ जाएगा किसी भी कंपाउंड के लिए, ठीक है। और लेकिन अगर आपको KSP बताई जाए और आपको कहा जाए कि सॉल्युबिलिटी बताएं तो फिर आप उसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी? सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने बचपन में FSC में इसके न्यूमेरिकल किए हुए हैं, बल्कि 8वें चैप्टर के यही तो 2-3 न्यूमेरिकल थे जो आते हैं, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल के 4 हैं इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले, वही पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये आपने किए होंगे, उम्मीद है जिन लोगों ने FSC की हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे हमारे पास हो सकते हैं 1:2 इलेक्ट्रोलाइट्स। 1:2 इलेक्ट्रोलाइट्स वो होंगे जिनमें रेशियो होती है 1:2 की या 2:1 की। एक ही बात है, 2:1 हो 1:2 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेकिन कैल्शियम फ्लोराइड है, ठीक है, ये जब डिसोसिएट होगा तो एक कैल्शियम बनाएगा, 2 फ्लोराइड बनाएगा, जैसे कि ये बन रहे हैं। इसी तरह लेड क्लोराइड है, इसी तरह सिल्वर क्रोमेट है। तो सिल्वर क्रोमेट जब डिसोसिएट होगा, ठीक है, सिल्वर क्रोमेट डिसोसिएट होगा AgCrO3 और CrO4, ठीक है। तो ये जब डिसोसिएट होगा तो A2 बनाएगा सिल्वर आयन, ठीक है, 2 कैटायन बनाएगा, दोनों पे +1 चार्ज होगा, और एक क्रोमेट आयन बनाएगा SO4, ठीक है, तो इसके ऊपर -2 होगा। तो बहरहाल ये सारे इलेक्ट्रोलाइट हुआ जिनमें 1:2 की रेशियो है कैटायन और एनायन में, या एक एनायन है 2 कैटायन है, या 2 एनायन है और एक कैटायन है, कुछ किसी भी तरह से हो सकती है। तो मिसाल के तौर पर ये कैल्शियम फ्लोराइड ही है, तो इनकी ये कैटायन ये एनायन आगे, हम इनकी इनमें भी वही फर्ज करते हैं, जो कंसंट्रेशन है ना मोल पर डेसीमीटर क्यूब वाली, ठीक है, उसको हम लेते हैं S के इक्वल। तो यहाँ पे हम S को पुट करते हैं इनकी जगह पे, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखें, यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन आ जाती है बच्चों को। देखो, आपने उसको करना क्या है, आपने लिखना है कि फर्ज करो अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 है, अगर ये एक मालिक्यूल है तो ये भी 1 बनेगा, ये कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, ठीक है ना।
तो ये इसकी कंसंट्रेशन है, इसको आपने लेना होता है। मसलन अगर इसकी कंसंट्रेशन 5 है तो ये कितने होंगे, 5 बनेंगे, ये कितने बनेंगे, 10 बनेंगे, तो 10 का आपने स्क्वायर लेना है, सही है ना। मतलब जितने ये बनेंगे, अगर ये s होगा तो ये कितना होगा s, और ये कितना होगा 2s, तो आपने 2s का स्क्वायर लेना है। क्लियर। तो आपने यहाँ पे अब यहाँ पे एक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2 बाहर भी है और अंदर भी है, ठीक है। बाहर वाला 2 आपने इस इक्वेशन से लिया है, और ये जो वैल्यू थी ना, ये वैल्यू ये 2s थी, आपने उसको अंदर रखा है, ये 2 कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, मिसाल मैंने आपको दिया है कि अगर ये 10 है तो ये 10 होगी, तो ये कितनी होगी, ये 2 × 10 मतलब 20 होगी, और इस 20 को आपने इधर रखना है, मतलब आप 20 का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। इन शॉर्ट ये है कि जितनी आपके पास इसकी सॉल्युबिलिटी होगी उससे उसको डबल करके उसका आपने स्क्वायर लेना है, उसको क्या करके डबल करके क्या लेना, उसका स्क्वायर लेना है, एनी हाउ, ठीक है। तो ये 2s का हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। 2s इसकी वैल्यू है f की कंसंट्रेशन की, सही है। तो ये मल्टीप्लाई होगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये आ जाएगा आपके पास s × 4s स्क्वायर, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4s का क्यूब आ जाएगा। तो अगर आपको KSP दिया तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी दी हो तो KSP की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने KSP की वैल्यू सॉल्युबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप उसका ये वाला रूट लेते हैं। अब इसको मैथ आप लोग पढ़ते हैं, आपको पता होगा इसको कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये मुझे पढ़ना नहीं आता, ठीक है। तो ये उसके पता नहीं कौन सा रूट है, स्क्वायर, और उसके बाद क्या होता है, स्क्वायर के बाद क्या होता है, हाँ क्यूबिक सर रूट। जी अंडर रूट, अंडर रूट नहीं है, क्यूबिक रूट है। ये एक स्क्वायर रूट होता है ना, ये वाला स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। ये वाला जो होता है ना क्यूबिक रूट होता है। तो ये वाला क्या होता है, अगर 4 हो तो डेरिवेशन हम कर रहे थे, तो हमने इसी तरह से हम दूसरे भी जो है ना, अगर 1:3 रेशो वाला कोई है उसकी भी डेरिवेशन इस तरह से जो ना वो हम कर सकते हैं। हमारे पास कोई अगर ऐसा है जिसमें जो ना वो 1:3 की रेशो बन रही है, ठीक है, तो उसमें भी हम इसी तरह का जो ना वो रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास है, इसमें थोड़ा सा कर देता हूँ इसको, बाकी आप कर सकते हैं कोई भी। CRO ये 1:2 वाला था ना, हाँ, CROH थ्राइस एक ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे कि इसके जब डिसोसिएशन होगी, ठीक है, एक Cr बनेगा +3 वाला और 3 OH बनेंगे, OH नेगेटिव, ठीक है। तो इसका जब आप KSP लिखेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, Cr +3 इस और इंटू OH नेगेटिव, इसका आएगा Q, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसको S हर एक को लिखते हैं, ये S आएगा, ठीक है। अगर ये S है तो ये क्या होगा, 3S होगा, तो इसमें आएगा 3S उसका क्यूब, 3S का क्यूब आप लेंगे 9S का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और इंटू S करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 9S की जो ना वो पावर 4 आ गई है। अब यहाँ पे वो जो अभी बता रही थी ना, ये कौन बता रहा था, गुलनाज बता रही थी कि ये कौन, अदिला बता रही थी कि ये होती नहीं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आपके पास जो KSP आई है, इधर लिख रहा हूँ, KSP बराबर आई है 9S की पावर आ गई है 4। अगर आपने फाइंड आउट करना हो सॉल्युबिलिटी तो S4 इज इक्वल टू आएगा KSP/9, ठीक है। तो अगर आप S फाइंड आउट करेंगे तो S बराबर आएगा, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ ये, ठीक है। तो S बराबर आएगा ये वाला, आप बताएं जरा आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी आपको कंपाउंड दिया हो तो आप उसके लिए, अगर आप सॉल्युबिलिटी दी गई हो तो KSP फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर KSP दिया हो तो सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं ये तो क्या से कहते हैं, ये फरा ने जो पूछा था कि देखिए वो आपके पास आया था S बराबर आया था अंडर रूट, नहीं ये क्या, इससे पहले वाला मेरा ख्याल पूछा था इसने, ये था S बराबर आया था, S का S की 4 थी, और ये इज इक्वल टू आया था KSP/9, ठीक है। तो जब हम इसका S लेंगे तो S कैसे लेंगे, जब हम दोनों तरफ क्या लेंगे, क्यूबिक रूट लेंगे। क्यूबिक रूट का मतलब ये होता है कि हम इसकी पावर ऐसे भी लिख लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, पावर ले लेते हैं 1/4, इसकी भी पावर ले लेंगे 1/4, ठीक है। तो इधर ये पावर से कट जाएगी,
तो इधर आपके पास आ जाएगा इसको ये वाला 4 वाला रूट, इसको पता नहीं क्या रूट कहते हैं, ठीक है। तो ये KSP ओवर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था फरा, लास्ट पे यही कह रही थी आप? जी जी सर जी, अब आगे समझ। अब आ गई है ना, भी आई हो तो आ जाती है। अच्छा, एनी हाउ, तो अच्छा इसमें ना आपके पास कई दफा न्यूमेरिकल आ जाते हैं। फर्ज करें सॉल्युबिलिटी आपको दी जाती है, कि सॉल्युबिलिटी दी जाती है कोई भी, फर्ज करें आपको कहा जाता है कि एक कंपाउंड है, सॉल्युबिलिटी उसकी जो है ना फर्ज करें यही है CaF2 है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है आपको दी गई है 2 × 10⁻⁻⁵, ठीक है ना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो भी है, ठीक है। तो आपसे कहा जाता है कि आप KSP फाइंड आउट करें, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यही काम करेंगे। आप देखो ना S से मुराद आपकी क्या थी, सॉल्युबिलिटी। तो जब आप KSP का रिलेशन लिखेंगे ना, यहाँ तक लिखने के बाद तीसरे स्टेप में, ठीक है, तो आपने इसकी जगह पे S से मुराद है ये सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो कैल्शियम की सॉल्युबिलिटी तो के वैल्यू उतनी ही लेनी है जितनी सॉल्युबिलिटी की है, 2 × 10⁻⁵, ठीक है। लेकिन जो आप लेंगे ना फ्लोराइड की, वो आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 10⁻⁵, और फिर उसका क्या लेंगे आप, स्केयर लेंगे। तो वो आपके पास आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ × 4 × 10⁻⁵, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻⁵, जो भी है। तो इस तरह से आप इसका जो ना वो कर सकते हैं सॉल्व। जी हम समझ नहीं आया क्या किया आपने। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखें अगर आपके पास कोई हो ये वाला क्या उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी वाला कोई न्यूमेरिकल आ जाए, आपको क्या गिवन हो, सॉल्युबिलिटी गिवन हो, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की, फर्ज कर रहे हैं कि हम कैल्शियम फ्लोराइड ही है, तो फर्ज करें उसकी सॉल्युबिलिटी आपको दी गई है 2 × 10⁻⁵ मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी, ठीक है। तो इसकी आपने KSP फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आपके पास ये वैल्यू फार्मूला है। आप क्या करेंगे, 4 सॉल्युबिलिटी कितनी है इंटू 2 10⁻⁵, और इसका आप क्या ले लेंगे, क्यूब लेंगे, ठीक है। वो जो भी क्यूब आएगा उसको 4 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सही है ना। इस तरह से आपके KSP की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको KSP दी गई है तो आप इस फार्मूले में पुट करके आप उसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपकी बुक पे ना एग्जांपल्स हुई होंगी, एक दो सॉल्व हुई होंगी, उनको देखिएगा, समझिएगा। अगर ना समझ आए तो फिर मुझसे पूछिएगा, ठीक है। वो आपने खुद देखनी है, मैथ आप ऐसे ही बड़ा पढ़ते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसकी सेकंड एप्लीकेशन है प्रेसिपिटेशन में। प्रेसिपिटेशन क्या होती है भला, कल बताया था मैंने, कल परसों पता नहीं किस दिन बताया था। जी अगर किसी चीज को हल करते हैं तो जो उसके नीचे बैठ जाता है, कोई भी रिएक्शन मीन के नीचे बैठ जाए, हाँ उसको ठीक है, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये जो प्रेसिपिटेशन है ना, इसका भी सॉल्युबिलिटी के साथ बड़ा ताल्लुक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ एक्चुअली, ठीक है। अब आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है KSP किसके बराबर होता है, KSP बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन, ठीक है ना। ये दो चीजों के बराबर होता है। अगर अब देखें ना, फर्ज करें एक आपके पास कोई भी कंपाउंड है, मैं दोबारा से इसको लिख रहा हूँ छोटा करके, फर्ज करें आपके पास एक कंपाउंड है, KSP का आपके पास फार्मूला है, KSP बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन, ठीक है। और KSP की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होता है टेम्परेचर पे। अगर इन दोनों के प्रोडक्ट का आंसर, ये देखे ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली है नहीं सॉरी वो राइट हैंड साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा आ जाए, ठीक है, कैसे, मसलन आपको एक कंपाउंड है, आपको कहा जाता है जी कि उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू 10 है, सही है ना, और अगर उसके आयंस की कंसंट्रेशन एक की 2 है, एक की जो है ना वो 5 है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है। लेकिन अगर इनकी वैल्यूज बढ़ जाती हैं, मसलन अगर इसकी एक की वैल्यू 3 हो जाती है और एक की वैल्यू जो है वो फर्ज करें 4 है, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, जबकि KSP की वैल्यू क्या है, 10 है। जब इन दोनों के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन का आंसर KSP की वैल्यू से ज्यादा होगा ना,
तो वो जो कंपाउंड है ना वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट होने से मुराद क्या है, वो नीचे बैठ जाएगा, कुछ कंपाउंड नीचे बैठ जाएगा ताकि दोबारा से यहाँ पे जो कंसंट्रेशन की वैल्यू कम होके कितनी हो जाए, 10 हो जाए। नहीं समझ आई? एक एग्जांपल से समझिएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास है AgCl, ठीक है, और ये डिसोसिएट होता है Ag पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ठीक है। फर्ज करें आपके पास इसके जो ना वो 10 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, और 10 में से क्या हुआ कि 8 इधर रह गए हैं, 6 इधर रह गए हैं, ठीक है, 4 उधर गए हैं। 4 से मुराद ये है कि 4 और 4 ये बन गए हैं। अब इन दोनों की जो इसका जो KSP है ना, फर्ज करें इसका KSP है 16, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या आ रही है, 16 आ रही है। अगर आप बाहर से एक कंपाउंड ऐड करते हैं, आपने ना HCl ऐड कर दिया, ठीक है, HCl ऐड कर दिया, कितना ऐड किया आपने, HCl फर्ज करें जी 2 ऐड कर दिए। 2 HCl ऐड करने से क्या होगा कि क्लोराइड की कंसंट्रेशन वहां पे 2 क्लोराइड अजाफी आ जाएंगे, ठीक है। 4 पहले थे और 2 मजीद आ गए, 4 जमा 2 कितने हो गए, 6। अब 6 ज़रब 4, इनकी कंसंट्रेशन जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है 24। अब क्या आ रहा है, 24। जब 24 आएगा ना तो 24 16 से बड़ा है। अब क्या होगा कि ये जो कंपाउंड्स है ना HCl के ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा बैक जाएगा। बैक से मुराद यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन को कम करेगा ताकि दोबारा से आंसर क्या आए, 16 आए, ठीक है। जब ये बैक जाएगा तो इसकी मजीद मिकदार जो है ना वो पहले 6 थी तो अब हो सकता है 8 हो जाए, ठीक है, यहाँ पे कम हो के कितनी हो जाए, 2 हो जाए, तो दोबारा से आंसर जो है ना वो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो उसकी जो ना वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो पहले से भी क्या हो गई, कम होगी, रिएक्शन बैकवर्ड आ गया है, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट आउट हो गया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ये है कि जब आयंस की कंसंट्रेशन का जो हासिल ज़रब है, ठीक है, जब आयंस की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो KSP से बड़ा हो, मतलब KSP से बड़ा है कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन, ठीक है। जब ये KSP से बड़ा है इन दोनों का आंसर, तो फिर क्या होगा, फिर होगी प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का मतलब वो वाला कंपाउंड नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। और ये बड़ा कैसे हो सकता है, किसी कॉमन आयन की वजह से हो सकता है। आप बाहर से एक आयन ऐड करते हैं और उस आयन के आने से इनका आंसर जो है ना वो बड़ा हो जाता है, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये छोटा होगा KSP से तो फिर उलट होगा। अगर KSP बड़ा है इन दोनों के प्रोडक्ट से तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, ठीक है। फिर मजीद जो है ना वो उसकी जो ना वो डिसोल्यूशन होगी, मजीद सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये एक उसका प्रिंसिपल है प्रेसिपिटेशन का, कि प्रेसिपिटेशन कब होती है, जब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द आयंस जो ना वो साल्ट के बढ़ जाते हैं, उसका जो आंसर है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बढ़ जाता है, तो फिर क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है, ठीक है। ये इसको एक आगे इसके एप्लीकेशन से समझिएगा। मिसाल के तौर पर आपने नमक लिया ख्योड़ा से, ख्योड़ा आपका ट्रिप गया, ठीक है, तो वहां से ना आपने बाहर मिट्टी में जो नमक के छोटे छोटे पड़े हुए थे ना पत्थर, वो आपने उठा लिए हैं और आप उसको नमक ले आए कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज में ला के जहाँ पे आपकी क्लास होती है वहां पे बड़े बीकर शीकर पड़े हुए हैं, तो आपने उसको नमक को घर में पीस के तो आपने उसको पानी में हल कर लिया। अब वो नमक के साथ जो है वो मिट्टी भी हल हो गई है पानी में, या कोई और कंपाउंड था वो भी क्या हो गया है, हल हो गया है। आप ये चाहते हैं कि आप जो नमक उठा के लाए हैं चोरी, वो आप उसको खालस कर ले, ठीक है। तो उसको प्योर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसको सबसे पहले तो पानी में हल कर लिया, अब नमक पानी में हल हो गया, ठीक है। अब आपने उसको पानी से अलहदा कैसे करना है, एक तो तरीका ये है कि आप उसको बॉयल करते जाएं करते जाएं हत्ता कि सारा पानी उड़ जाए, बाकी नमक रह जाए। तो ये तो बड़ा मुश्किल तरीका है। उसमें फिर क्या होगा कि वो जो उसके साथ मिट्टी वगैरह मिली हुई थी वो फिर दोबारा उसके साथ ही होगी। तो आप सिर्फ नमक को सेपरेट करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको एक पानी में हल करेंगे, नमक का सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, NaCl का, ठीक है। वो वहां पे किस फॉर्म में होगा, Na पॉजिटिव की फॉर्म में और Cl नेगेटिव की फॉर्म में। मतलब वो नमक हल हुआ है, NaCl जो है वो डिजोल्व होकर बना हुआ है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। ये एक मुकम्मल हल हो गया। अब आपने बाहर से ना ऐड कर दिया HCl, ठीक है। अब HCl के आने से क्या हुआ, HCl आने से, HCl का इसके साथ एक कॉमन आइन है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से क्या हुआ कि इन दोनों की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है ना वो KSP से ज्यादा हो जाता है। जब प्रोडक्ट KSP से ज्यादा होगा तो रिएक्शन रिवर्स होगा, ये नमक नीचे बैठना
शुरू कर देगा, ठीक है। और ये जो नीचे बैठेगा ये सिर्फ नमक होगा और कोई चीज नहीं होगी। तो इस तरह से आप नमक को क्या कर लेते हैं, प्योर कर लेते हैं। तो ये जो ना वो प्रिंसिपल यूज किया जाता है समुद्र से नमक लेके, पानी, समुद्र के पानी से नमक लेके हासिल करने के लिए ये वाला प्रिंसिपल यूज किया जाता है। इसकी समझ आई है प्रोसेस की? जी सर। अच्छा, जी सर। उसके बाद यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं साल्ट एनालिसिस में। आपने सेकंड ईयर में अगर प्रैक्टिकल से आपको वास्ता पड़ा हो तो साल्ट एनालिसिस वहां पे हम करते हैं। हम एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल फाइंड आउट करते हैं। एसिडिक रेडिकल के कुछ ग्रुप्स होते हैं और बेसिक रेडिकल्स के हमारे पास 7 ग्रुप होते हैं, ठीक है। हर ग्रुप के लिए एक टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट भी इसी पे बेस करता है। साल्ट एनालिसिस में भी हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले प्रिंसिपल को यूज करते हैं और उसमें हम उस मेटालिक रेडिकल की क्या कर देते हैं, प्रेसिपिटेशन कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जो पहला है ग्रुप 1 के रेडिकल है, जिसमें ये आ जाता है मरकरी आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, लेड आ जाता है, कोलंबस, ठीक है। इनके हम प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए ना, इनके हैलाइड बनाने के लिए, मतलब ये पहले भी वहां पे मौजूद था, Hg पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में वहां पे पहले भी मौजूद था, ठीक है। लेकिन ये हल हुआ था, इसकी थोड़ी सी मिकदार थी और वो हलशुदा थी। आपने बाहर से ऐड किया HCl, ठीक है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। कॉमन आयन होने की वजह से ये इसकी वैल्यू बढ़ गई और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन का आंसर है वो KSP से बड़ा हो गया, ठीक है। वो KSP से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो उससे क्या होगा कि ये प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा और ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। जब प्रेसिपिटेशन हो जाएगी तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन अगर हुई है तो उसका मतलब यहाँ पे ग्रुप 1 का कोई रेडिकल मौजूद है, ठीक है। अगर प्रेसिपिटेशन नहीं होगी तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ग्रुप 1 का कोई रेडिकल मौजूद नहीं है। इसी तरह हम ग्रुप 2 के रेडिकल के सल्फाइड बनाते हैं और उसके लिए हम H2S गैस ऐड करते हैं HCl की मौजूदगी में। इसकी डिटेल अगले टॉपिक में दोबारा आएगी, कॉमन आयन इफेक्ट में भी हम इसको पढ़ेंगे। तो ये इसका एक दूसरा यूज था कि हम इसको साल्ट एनालिसिस में भी क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का टॉपिक, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।